नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और हमारी खास शो तहकीकात में आपका स्वागत है। इस बार जगह है चंडीगढ़ और टारगेट पर हैं फौज के बहुत बड़े ऑफिसर। इन बड़े ऑफिसर का नंबर कुछ खास लोगों तक पहुंच जाता है और नंबर ही नहीं पहुंचता बल्कि इस सीनियर ऑफिसर का पूरा बायोडेटा भी इन लोगों के हाथ लग जाता है। फिर उन्हें डराया जाता है। 1-2 लाख नहीं, 10-20 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ 41 लाख रुपए उनसे ठग लिए जाते हैं एक फोन कॉल पर। आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन आप इससे ज्यादा हैरान तब होंगे जब आपको ये पूरी खबर पता चलेगी। किस तरह से इस कहानी में साइबर ठगों का फर्जी सेटअप है, ईडी सीबीआई का फर्जी गेटअप है और सीक्रेट फाइल्स का फेयर फैक्टर भी इन्वॉल्व है। आज करेंगे डिजिटल अरेस्ट की तहकीकात। वडोदरा में फोन की घंटी बजी, कॉल करने वाले खुद को आईपीएस अफसर बताया। Let me introduce myself. My name is Rakesh Kumar, IPS officer from Mumbai Cyber Crime East Branch. Okay? अभी आप मुझे सुन भी पा रही होंगी, देख भी पा रही होंगी। तो मिस रीना, आपका जो केस है बहुत सीरियस केस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो है मुझे आज इंफॉर्मेशन दी गई है आपके केस के रिलेटेड। बैठ जाइए आप, इन द फ्रंट ऑफ कैमरा चेयर पे बैठ जाइए आप। देखिए बहुत सीरियस केस है, इट्स नॉट अ नॉर्मल केस। संतोष पाटिल के पास दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर का कॉल आया। आधार कार्ड से कई सिम एक्टिवेट होना बताया। सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। विजय को पुलिस अफसर ने धमकाया, आधार कार्ड के मिसयूज का किस्सा सुनाया। हेलो सर। या विजय। यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी आपने आपको वेरीफाई कर लिया है, तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से टाइप करूंगा। वहां पर मुझे बताइए क्लियर टू क्लियर आपके साथ हुआ गया है और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी। ऐसी घंटी चंडीगढ़ में फौज के रिटायर्ड कर्नल के मोबाइल पर भी बजी। ये 18 मार्च को टेलीफोन कॉल आया। पहले मैंने उठाया नहीं फ़ोन, परसिस्टेंट कॉल्स आए तभी मैंने उठाया। तो ये व्हाट्सएप पे कॉल थे सर या नॉर्मल कॉल? दैट वाज नॉर्मल। तो मैंने कहा कि क्या बात है, इतने कॉल कर रहे हो? कहता कि ये ऐसा है कि आपके नाम एफआईआर कट गया है। पुलिस अफसर ने रिटायर्ड कर्नल की पत्नी से भी बात की। उन्होंने बोला कि पहले तो अपने असेट्स बताओ, आपका पैसा कहाँ पर है, म्यूचुअल फंड्स में है? तो हमने बोला नहीं है। कहते इसमें शेयर्स में है। हमने कहा वहाँ भी नहीं है। मैं कहा हमारा पैसा सिर्फ एफडीज में और कहीं नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग, नरेश गोयल, गिरफ्तारी, मर्डर जैसे शब्द यूज किए गए। एक मिस्टर नरेश गोयल हैं, उन्होंने आपका नाम लिया है। वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़े गए हैं और उन्होंने आपके बारे बताया कि आपने भी उनका साथ दिया इस चीज में। ऐसा कॉल आपके पास भी आ सकता है। ईडी का अफसर फोन पर आपसे फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर सकता है। वीडियो कॉल पर आपको सुप्रीम कोर्ट का सेटअप दिखाया जा सकता है। सीबीआई अफसर बनकर आपको धमकाया जा सकता है। सावधान हो जाइए, क्योंकि ये अनजान कॉल नहीं है। साइबर क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा मायाजाल है और इसके टारगेट पर आपका बैंक अकाउंट है। चंडीगढ़ के रिटायर्ड कर्नल काफी पढ़े लिखे हैं और फौज में काफी लंबे समय तक नौकरी भी कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके वो खुद को साइबर ठगों से बचा नहीं पाए। लगभग 10 दिनों तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट किए रखा और इस समय उनके सामने एक ऐसी रियल इमेज बनाई गई कि वो उनके मायाजाल में फंसते चले गए। पिछले 10 साल में साइबर फ्रॉड के 65,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 10 साल में ठगी गई रकम 10-20 लाख या 2-4 करोड़ नहीं, पूरे 4.69 लाख करोड़ है। ठगी की ये रकम हर दिन बढ़ती जा रही है। साइबर फ्रॉड से जुड़ी ये पिछले 10 दिनों की हेडलाइंस देख लीजिए। कर्नाटक में डिजिटल अरेस्ट, बुजुर्ग दंपत्ति ने खुदकुशी कर ली। क्राइम ब्रांच के फर्जी अफसर ने 50 लाख ठगे। लखनऊ में टीचर को 22 दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर 78 लाख रुपए पर हाथ साफ कर लिया।
लखनऊ में ही 144 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखकर महिला के खाते से 10 लाख रुपए निकाले गए। ठगी के शिकार कोई आम लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, लेकिन डिजिटल डकैती के मायाजाल से बच नहीं सके। इनके पास भी एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहानी सुनाई, डर दिखाया, चंद मिनट में ही कैमरे पर कैद कर लिया और फिर जो कहा वो इनसे करवाया भी। डिजिटल ठगों के पास आपको जाल में फंसाने के लिए पूरा सेटअप तैयार है। धमकी देने के लिए पुलिस की वर्दी है, थाना है, डराने के लिए नकली जज है, सुप्रीम कोर्ट का फर्जी सेटअप है, धमकाने के लिए नकली पेपर है, फर्जी केस है, पैसा निकालने के लिए नकली वारंट है, फर्जी डेबिट कार्ड भी है। चंडीगढ़ के रिटायर्ड कर्नल भी ऐसे ही सेटअप के जाल में फंसे। फर्जी पुलिस, ईडी, नकली जज, सुप्रीम कोर्ट का फर्जी सेटअप बना और किसी को भनक लगती उससे पहले पूरा खेल हो गया। कहता नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट से इंस्ट्रक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है और आपने इसके जवाब देने पूरे। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। चंडीगढ़ के रिटायर्ड कर्नल की तरह आपके फोन की घंटी भी बज सकती है। हो सकता है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स भी ऐसी गैंग के पास पहुंच चुकी हो। यह भी हो सकता है कि आपके लिए यह फर्जी सेटअप बन चुका हो। आपकी गाढ़ी कमाई बचाने के लिए, आपको सावधान करने के लिए डिजिटल डकैतों की हमने तहकीकात की। हर दिन बदलती मॉडस ऑपरेंडाई की पड़ताल की। आप किसी फर्जी केस में फंस गए हैं। कोई ऑफिसर आपको कॉल करता है, डराता नहीं है, धमकाता नहीं है, किसी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए भी नहीं बोलता है। बस वो कहता है कि आपको बहुत छोटे से स्टेप्स बता रहा हूं, आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। यकीनन आप भी किसी केस के पचड़े में फंसने की बजाय उन स्टेप्स को फॉलो करना बेहतर समझेंगे। और यही हुआ चंडीगढ़ के रिटायर्ड कर्नल दिलीप सिंह बाजवा के साथ भी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिंपल सी टास्क, इन स्टेप्स को फॉलो करने के पीछे एक बहुत बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है। जी हां, किस तरह से फर्जी सेटअप है, नकली गेटअप है, लेकिन इस सब के बीच ठगी एकदम असली हो रही है। किस तरह से इन ठगों की ये नई मोडस ऑपरेंडी है, जिसमें न तो आपको डराया जाता है, न धमकाया जाता है, लेकिन फिर भी आपके ब्रेन में इस तरह का फियर फैक्टर क्रिएट कर दिया जाता है कि इनके चक्रव्यूह से निकलना नामुमकिन हो जाता है। करेंगे इसी की तहकीकात। 20 मार्च को 8 लाख रुपए का आरटीजीएस, 21 मार्च सेम बैंक सेम ब्रांच से 60 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, 24 मार्च को चंडीगढ़ सेक्टर 12 की एसबीआई ब्रांच से 80 लाख रुपए, अगले दिन यानी 25 मार्च को 88 लाख रुपए भेजे गए, 27 मार्च को आखिरी किश्त के तौर पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, 5 किश्त में भेजी गई कुल रकम है 3 करोड़ 41 लाख। भरोसा नहीं होगा ये रकम एक ही परिवार के खाते से गई है। भरोसा नहीं होगा कि ये रकम एक रिटायर्ड कर्नल के खाते से पार की गई है। विक्टिम का नाम है दिलीप सिंह बाजवा और उनकी पत्नी रणविंदर कौर। 3 करोड़ 41 लाख रुपए गंवाने के बाद कर्नल दिलीप सिंह बाजवा लोगों से अपील कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। मेरा मैसेज हर एक को यही होगा, पहले तो कोई अननोन नंबर आए, चाहे व्हाट्सएप पे आए चाहे वैसे, उठाना नहीं, कोई जवाब ही नहीं देना। तो अगर ऐसे लोग हों उसमें, तो उससे आगे फिर कॉन्वर्सेशन भी नहीं बढ़ता, आगे कुछ बात ही नहीं बढ़ती। ये अपील करने से पहले चंडीगढ़ के दिलीप सिंह बाजवा और उनकी पत्नी रणविंदर कौर पूरे 240 घंटे यानी 14,400 मिनट डिजिटल अरेस्ट रहे। दिलीप सिंह बाजवा फौज के रिटायर्ड कर्नल हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड का ट्रैप नहीं पकड़ सके। उनकी आंखों के सामने ऐसा मायाजाल रचा गया कि वो खुद के हाथों से अपनी रकम ठगों के हाथ में थमाते चले गए।
रिटायर्ड कर्नल दिलीप सिंह बाजवा और उनकी पत्नी रणविंदर कौर की पूरे 14,400 मिनट की कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि दिलीप सिंह बाजवा के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। दिलीप सिंह बाजवा के पास 18 मार्च की सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच एक खास अनजान नंबर से लगातार कॉल आए। शुरुआती कॉल उन्होंने इग्नोर किए, लेकिन कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो उन्होंने एक कॉल रिसीव कर लिया। 18 मार्च को टेलीफोन कॉल आया। दिस पर्सन ही टेल्स मी, कहता कि पहले मैंने उठाया नहीं फ़ोन, परसिस्टेंट कॉल्स आए तभी मैंने उठाया। तो ये व्हाट्सएप पे कॉल थे सारे या नॉर्मल कॉल? दैट वाज नॉर्मल। तो मैंने कहा कि क्या बात है, इतने कॉल कर रहे हो? कहता कि ये ऐसा है कि आपके नाम एफआईआर कट गया, आपके फ़ोन का रेफरेंस देके किसी और ने एक फ़ोन नंबर लिया है बॉम्बे में, और वो हैरेसिंग कॉल्स दे रहा है पब्लिक को। आमतौर पर एक आदमी एफआईआर के नाम से डर जाता है, लेकिन फौज से रिटायर्ड कर्नल दिलीप सिंह डरे नहीं। थ्रेट कॉल वाले फॉल्स नैरेटिव का सटीक जवाब दिया, लेकिन कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कॉल सीनियर पुलिस अफसर को सौंप दी गई। देन दैट पर्सन स्टार्टेड आस्किंग कि ही इन्फॉर्म मी दैट बाजवा साहब, आप एक मिस्टर नरेश गोयल हैं, उन्होंने आपका नाम लिया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़े गए हैं, और उन्होंने आपके बारे बताया कि आपने भी उनका साथ दिया इस चीज़ में और पैसे की मदद की। तो मैंने कहा मैं किसी नरेश गोयल को नहीं जानता। दिलीप सिंह बाजवा मनी लॉन्ड्रिंग केस के नाम पर भी नहीं घबराए, हर सवाल का जवाब देते रहे, लेकिन यहां उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। यह वही गलती थी जो आम आदमी कर बैठता है। दिलीप सिंह बाजवा ने साइबर ठगों से लंबी बात की, अपनी बेगुनाही साबित करने लगे, और इस टाइम पीरियड में ठगों को जाल बुनने का मौका मिल गया। कहते कि आपने कैनरा बैंक में अकाउंट खोला है, तो एक उन्होंने फ़ोटो दिखाया कि ये कैनरा बैंक का कार्ड है, ये आपका नाम है उसमें। तो मैंने कहा मेरा कोई कैनरा बैंक में अकाउंट नहीं है, तो और ये मेरा कार्ड नहीं है, पर उसमें नाम लिखा था दिलीप सिंह। वीडियो कॉल पर बैठे फर्जी अफसर के पास दिलीप सिंह बाजवा की पूरी डिटेल्स थी। उसे पता था कि वो बुजुर्ग हैं, जांच के लिए मुंबई नहीं आएंगे, इसलिए पहले मुंबई आने का ऑफर दिया और इनकार करने पर झूठ से ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के जाल में फंसा दिया। आप बॉम्बे आ सकते हो? मैंने कहा नहीं, मैं बॉम्बे नहीं आ सकता। तो कहते अच्छा, तो हम ऑनलाइन इंक्वायरी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, करिए जो आपने पूछना है। ऑनलाइन बैठे ठगों ने दिलीप सिंह के पास सवालों का लंबा चौड़ा चिट्ठा भेज दिया। एक दो नहीं, दर्जनों सवालों की एक फर्जी लिस्ट भेजी। कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे नरेश गोयल के जवाबों पर अपना बयान दर्ज कराइए। ये क्वेश्चनर हम भेज रहे हैं आपको, और इसके आंसर दे दीजिए। क्वेश्चनर भेजा, उसमें नरेश गोयल के आंसर्स बता रहे कि ये साथ में है, आप अपने कमेंट दीजिए। तो मैंने सबके आगे कमेंट लिख दिया कि फॉल्स है, एवरी स्टेटमेंट ऑफ नरेश रिगार्डिंग मी इज फॉल्स। डिजिटल अरेस्ट में ज्यादातर केस ऐसे हैं जहां लोग एफआईआर के नाम से डर गए। पार्सल में ड्रग्स, आधार कार्ड के मिसयूज, थ्रेट कॉल्स की एफआईआर से दहशत में आ गए। लेकिन दिलीप सिंह बाजवा का केस बिल्कुल अलग है। फौज के बैकग्राउंड से आने वाले बाजवा डरे नहीं, ठगों के हर सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन सवाल जवाब के इसी फेर में ही फियर फैक्टर भी धीरे धीरे फिट कर दिया गया। बाजवा को पता नहीं था कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। ऑर्डर हुए हैं कि इनको अंडर सर्विलेंस रखो, इनको कोई हार्म ना पहुंचे, क्योंकि नरेश गोयल के साथ और भी जो जुड़े हुए थे, उनमें किसी फैमिली में मर्डर्स भी हुए हैं, लोगों को मारा गया है। ये शायद मुझे डराने के लिए था, पर मैं इससे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ।
दिलीप सिंह बाजवा बेगुनाही साबित करने के चक्कर में डिजिटल अरेस्ट हो गए। साइबर ठगों को पता चल चुका था कि शिकार जाल में फंस चुका है, इसलिए अब धीरे से पूरे परिवार को ट्रैप में लेने की कोशिश शुरू कर दी गई। उनके पास ही बैठी उनकी पत्नी रणविंदर कौर से भी सवाल जवाब शुरू कर दिए गए। उन्होंने बोला कि पहले तो अपने असेट्स बताओ, आपका पैसा कहाँ पर है, म्यूचुअल फंड्स में है? तो हमने बोला नहीं है। कहते इसमें शेयर्स में है। हमने कहा वहाँ भी नहीं है। मैं कहा हमारा पैसा सिर्फ एफडीज़ में और कहीं नहीं है। फिर वो पूछने लगे कितने की एफडीज़ हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपका अभी करंट अकाउंट में कितना पैसा है। तो वो पूछ के फिर नेक्स्ट डे वो 20 तारीख को कहते अब इसमें से आप पहले जो करंट अकाउंट में पड़ा है उसमें से 8 लाख भेज दिए आरटीजीएस करके। साइबर ठगों ने बाजवा से उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट के फर्जी लेटर हेड पर अरेस्ट वारंट भेज दिया। जमा पूंजी को भी अंडर सर्विलांस बता दिया और किश्तों में रकम अपने खातों में खींचनी शुरू कर दी। बोला कि सुप्रीम कोर्ट से ये लेटर आई है आपके अरेस्ट की और आपका अकाउंट फ्रीज करने के लिए। वो व्हाट्सएप पर भेजी उन्होंने हमें। तो लेटर हेड वगैरह पूरा सुप्रीम कोर्ट का था। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको लेटर भेजेंगे जिसके बीच में एड्रेस एंड अकाउंट नंबर लिखा होगा कि इस अकाउंट में आपने आरटीजीएस करना है। 18 मार्च से लेकर 28 मार्च तक बाजवा दंपत्ति को ऑनलाइन सर्विलांस में रखा गया। साइबर ठगों ने 1 मिनट के लिए भी उनका कॉल तक नहीं डिस्कनेक्ट होने दिया। ये 10-12 दिन उन्होंने हमें फ़ोन नहीं बंद करने दिया। दिन रात 24 घंटे ऑन रहता था और वो कहते थे इसको बंद नहीं करना। जब भी थोड़ा सा भी कहीं हो गया तो वो कहते फिर फ़ोन करते थे आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, इसको कनेक्ट करो। और उनको पता चलता था कि हमारे इसमें कितनी चार्ज रह गई है फ़ोन में। तो कई बार उन्होंने करना कि आपके तो फ़ोन में 4% रह गया चार्ज, इसको दोबारा चार्ज पर लगाओ। बाजवा दंपत्ति को सिर्फ बैंक जाने के लिए सर्विलांस से बाहर निकाला जाता। बड़ी रकम किश्तों में आरटीजीएस कराई गई। रसीद की फोटो और पासबुक की एंट्री तक मंगाई गई। साइबर ठगों ने भरोसा दिया कि यह रकम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीज हो रही है। इसके अलावा बाकायदा फर्जी रिसीप्ट भी व्हाट्सएप पर बाजवा दंपत्ति को भेजी गई। हर ट्रांजैक्शन की रिसीविंग तक दी गई। भरोसा दिलाया गया कि यह पूरी रकम सिर्फ 1-2 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद वापस लौटा दी जाएगी। अब वापस बैंक से आते थे तो वो कहते थे अभी पासबुक भरा के इसकी फ़ोटो भेजो और जो हम आपने वो आरटीजीएस किया उसकी रसीद की फ़ोटो भेजो। फिर वो कहते थे हम आपको इसकी रसीद भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट की। वो पिंक कलर की आती थी और कहते थे इसको संभाल के रखना, जब आपका पैसा वापस मिलेगा आपको ये दिखानी है। एफडी तोड़वाई गई। रिटायर्ड कर्नल के खाते में पैसा खत्म होने पर उनकी पत्नी के अकाउंट से भी पैसे लिए गए। पैसा तब तक वसूला गया जब तक कि दोनों के अकाउंट से पाई साफ नहीं हो गया। बाजवा दंपत्ति की जमा पूंजी अब पूरी तरह से खत्म हो गई। तब 28 मार्च को उनसे रिहाई के एवज में 2 करोड़ की डिमांड की गई और तभी उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हो चुका है। बोला कि आप ये बेल बॉन्ड्स 2 करोड़ के भेजो विद इन 4 वर्किंग डेज और उसके बाद आपका सारा पैसा रिटर्न हो जाएगा, ये भी रिटर्न हो जाएगा और जितना आपका नुकसान हुआ है एफडीज प्री मैच्योर तोड़ने से वो भी हम देंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि मेरे पास तो और पैसा ही नहीं है, मैं 2 करोड़ कहाँ से लाऊं? कहते अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मांगो। दिलीप सिंह बाजवा साइबर ठगों के जाल में ऐसे ही नहीं फंसे। उन्हें फंसाने के लिए बड़ा सेटअप तैयार किया गया। पूरी प्लानिंग के तहत ऐसा चक्रव्यूह रचा गया कि वो एक बार उसमें अंदर घुसे तो निकल नहीं पाए और यही डिजिटल अरेस्ट की लेटेस्ट मॉडस ऑपरेंडी भी है। समझ लीजिए, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। दिलीप सिंह बाजवा को फर्जी डेबिट कार्ड दिखाया गया जिस पर उनका नाम लिखा था। दिलीप सिंह बाजवा से बात करने वाले ठगों ने किसी सरकारी दफ्तर का सेटअप तैयार किया था। अपनी बातों पर भरोसा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का फर्जी सेटअप बनाया। लास्ट डे उन्होंने 28 को ऐसे सुप्रीम कोर्ट का सीन सा दिखाया और बोले ये जजमेंट आ रही है और आपकी भी जजमेंट होएगी इसमें। तो जज बैठा दिखाया, वकील दिखाया, ये आपका डिफेंस का है। आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सीन दिखाया, तो पूरा सेटअप वैसे ही तैयार कर रखा? सेटअप वैसे तैयार किया हुआ था और फिर उन्होंने
ऊपर तो जज बैठा हुआ था, नीचे एक वकील खड़ा था, एक उनकी साइड का एक हमारी साइड का, और राइट साइड में 2 और अक्यूज थे। बोला इनको जेल में डालो, और राइट साइड में वो थे। लेफ्ट में एक लड़का था जो उन्होंने दिखाया कि ये 14 साल का है, और वो रो रहा है कि मेरे फादर ने सुसाइड कर लिया, और कहता है ये आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोगों ने इसका पैसा इसके फादर का ख़त्म किया है। बाजवा दंपत्ति को व्हाट्सएप पर ऐसे लेटर भेजे गए जिन पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर थी, ईडी की मोहर थी, ऑनलाइन अंडर सर्विलांस रखने के ऑर्डर तक दिखाए गए, जबकि कानून की किताबों में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई टर्म ही नहीं है। सच बात यह है कि कई सारी एजेंसी मिलकर कभी एक नोटिस जारी नहीं करती। हर जांच एजेंसी जांच के लिए अपना अलग नोटिस इश्यू करती है। कभी भी नोटिस ऑनलाइन नहीं भेजा जाता, इसकी हार्ड कॉपी दी जाती है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अमूमन ऐसा हो रहा है कि अपराधी जो हैं, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, विक्टिम्स को कॉल करके बताते हैं कि जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें डिजिटल अरेस्ट का एक प्रोविजन आया है। लोगों की कन्वीनियंस के लिए वर्चुअल मोड और डिजिटलाइजेशन हो गया है, और लोग इस बात का विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे सबूत उनको दिखाते हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड वो लिंक दिखाएंगे किसी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व बंदे के साथ, और कभी वो नरेश गोयल का नाम लेते हैं या किसी एक्स का नाम लेते हैं और आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाने लगते हैं, और एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप डिजिटली आप अरेस्ट हो जाओगे, अभी आप डिजिटल अरेस्ट करवा लो, आपका हम मामला रफा दफा कर देंगे। साइबर ठगों की लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडाई में सामने आया है कि इंसान का भरोसा जीतने के लिए ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स ही तैयार नहीं करते हैं, बल्कि बाकायदा किसी पुलिस स्टेशन, ईडी दफ्तर या फिर कोर्ट जैसा सेटअप तैयार करते हैं। ऐसा ही सेटअप बाजवा दंपत्ति के सामने भी तैयार किया गया। इस सेटअप में पुलिस, सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील, आरोपी, पीड़ित सब फर्जी थे। जो वर्चुअल सेटअप वो बनाते हैं वो ऐसा होता है कि किसी पुलिस स्टेशन का होता है, एक पुलिस ऑफिसर बैठा है और आपको एक नोटिस भी वो ऑनलाइन दिखाएंगे, आपके नाम से एक नोटिस इशू हुआ है। वो नोटिस जो है वो आरबीआई भी है, उसमें इन्वॉल्व एनआईए का भी नाम आएगा, सीबीआई भी आएगा, पुलिस भी आएगा। तो पहली बात, इस तरह का कोई नोटिस नहीं होता जिसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो। एक एजेंसी एक नोटिस इशू करती है, तो वो नोटिस भी जाली होता है। और अभी जो रिसेंट मामला आया है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक माहौल क्रिएट किया हुआ था कि एक जज बैठे हैं, एक लॉयर है, एक पुलिस ऑफिसर है, और आपकी जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अगर आप मामला सेटल करना चाहते हैं तो इतना रुपए आप ट्रांसफर कर दें। डिजिटल अरेस्ट के केस में सबसे ज्यादा खेल टाइमिंग का होता है। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग आपको 1-2 घंटे, 1-2 दिन नहीं, ज्यादा से ज्यादा दिन तक अपने शिकंजे में फंसाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक आप इनके जाल में फंसे रहेंगे, इनके लिए रकम पार करना उतना ही आसान होगा। क्यों, समझ लीजिए। बाजवा दंपत्ति से ठगी गई रकम की यह पहली रसीद है। ठगों ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर पहली रकम वैदिक कुमार के खाते में डलवाई। 21 मार्च को दूसरी किस्त संदीप इंटरप्राइजेस के अकाउंट में डिपॉजिट की गई। 80 लाख रुपए और 88 लाख रुपए की 2 बड़ी रकम महादेव इंडस्ट्रीज के खाते में जमा हुई। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम यादव एंटरप्राइजेस के अकाउंट में डाली गई। यह रकम अलग अलग अकाउंट से चेक के जरिए विड्रॉ की गई, जिसकी ट्रेल को पकड़ना पुलिस ही नहीं, बड़ी बड़ी एजेंसीज के लिए चुनौती है। कोई भी अकाउंट सुप्रीम कोर्ट, ईडी या किसी सरकारी एजेंसी के नाम से नहीं है। दरअसल ये बैंक खाते म्यूल अकाउंट्स होते हैं जो जालसाज ठगी की रकम के लिए किराए पर लेते हैं। जालसाजों के पास ऐसे हजारों अकाउंट्स मौजूद रहते हैं। जैसे ही रकम इनके खाते में आती है, ये रकम को 25 से 30 अकाउंट में जल्दी जल्दी ट्रांसफर करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन की 25 से 30 लेयर तैयार की जाती है। पुलिस शुरुआती 3 लेयर को इजीली क्रैक कर लेती है, इसलिए साइबर ठग ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। साइबर ठग आपको जाल में ज्यादा देर तक इसलिए फंसाते हैं क्योंकि ठगी के कुछ घंटे तक पुलिस और एजेंसीज बैंक से कांटेक्ट कर फ्रीज करा सकते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त गुजरने के बाद इसे फ्रीज कराना या होल्ड कराना मुश्किल होता है। बैंक खाते से रकम निकाले जाने के बाद उसे रिकवर करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। इन फ्रॉड्स में 10 से 12 दिन का समय लग रहा है, तो जब रिपोर्टिंग 12 दिन के बाद होती है तो पैसा ऑलरेडी बैंक से निकल चुका होता है, तो फ्रीज कराने का ऑप्शन भी हमारे पास खत्म हो जाता है। तो जो लास्ट लैप में पैसा निकला होता है हम उसको फ्रीज कराते हैं, जैसा कि इस केस में मैंने आपको बताया। तो जितना जल्दी आप लोग रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी हम अमाउंट ज्यादा फ्रीज करा सकते हैं।
डिजिटल अरेस्ट का खतरा बहुत बड़ा है, सावधानी में ही बचाव है। इसके बारे में जानेंगे तो बचे रहेंगे। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए अनजान फोन कॉल्स पर मिली सूचना से घबराएं नहीं। अनजान फोन कॉल्स पर ज्यादा समय ना दें, जिससे कि आपके लिए जाल नहीं बिछाया जा सके। किसी भी अनजान कॉल पर शक हो तो तुरंत पुलिस के पास जाकर शिकायत करें। अनजान कॉलर के कहने पर या डर दिखाने पर भी बात को छिपाएं नहीं, अपने परिचितों से शेयर करें। गुजरात में एक इंटरनेशनल कोरियर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया और इसके बाद तो पार्सल्स की जैसे लाइन ही लग गई। पार्सल भेजने वाले 2-3 नाम कॉमन थे, लेकिन एड्रेसेस जो थे वो हर बार बदलते रहे। किसी पार्सल में टेडी बियर था तो किसी में कपड़े थे, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर चॉकलेट्स थी। अब इन सामानों की कीमत देखिए, टेडी बियर 500-600 रुपए का, चॉकलेट्स 300 रुपए की, कपड़े 1000-2000 रुपए के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार रुपए के। लेकिन इन कुरियर को भेजने वाली जो कीमत है वो इससे कहीं ज्यादा है। अब आप सोचेंगे भला ऐसा कोई क्यों करेगा? एक बार कर भी दिया, गिफ्ट दे भी दिया, तो बार बार क्यों करेगा? और ऐसा गुजरात में ही नहीं, कई और राज्यों में भी हो रहा था। जब इसकी पड़ताल की गई, तफ्तीश की गई, तो एक ऐसा कार्टेल सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, देर रात तक पार्टी करते हैं, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट पार्टीज में लेट नाइट तक जाते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे या घर के किसी सदस्य पर इंटरनेशनल कार्टेल की नजर पड़ चुकी हो। हाइब्रिड अमेरिकन वीट, अमेरिकन हशीश, मैजिक मशरूम साइलोसाइबिन, कोकेन, LSD, गांजा, इंटरनेट की काली दुनिया में डार्क वेब पर नशे का हर सामान बिक रहा है। पार्टी ड्रग्स के नाम पर आपके बच्चों को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। बड़े शहरों में डार्क वेब से नशे के सामान की धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है। अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, दिल्ली, देहरादून जैसे बड़े शहरों में ड्रग्स के काले धंधे का बड़ा नेटवर्क डार्क वेब से कनेक्ट हो चुका है। फूड पैकेट्स, बेबी टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर हाउस होल्ड आइटम्स में छिपाकर करोड़ों रुपए की ड्रग्स बड़े बड़े शहरों में लाई जा रही है। हो सकता है ये आपके किसी परिचित रिश्तेदार को भी सप्लाई की जा रही हो। फॉरेन कोरियर सर्विसेज है। फॉरेन कोरियर थ्रू पार्टी ड्रग्स इंडिया में कुछ बड़े शहरों में मंगवाए जा रहे हैं। छोटे छोटी क्वांटिटीज में खूब सारे कोरियर्स बड़ी संख्या में ये बहुत ही घनिष्ठ तरीके से कंसील करके ये ड्रग्स भेजे जाते हैं। गुनाह की इस दुनिया में ना ड्रग डीलर की पहचान होती है, ना ही ड्रग पैडलर का पता चलता है। माल कहां से आया, कहां गया, किसी को पता नहीं चलता। इंटरनेट की काली दुनिया डार्क वेब पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। हर कुछ महीने में पार्टी ड्रग्स से जुड़े गुनहगार पकड़े जा रहे हैं। ये ड्रग डीलर इंटरनेशनल मार्केट से नशे की खेप खरीदते हैं। आप जैसे किसी आम इंसान के एड्रेस पर डिलीवरी ले लेते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। एड्रेस मिले नहीं और बहुत सारे जो कोरियर सर्विसेज हैं
उस पर जब आउट फॉर डिलीवरी या पैकेज ट्रैकिंग में आता है तो पैकेज ट्रैकिंग में देखा जाता है कि जिस दिन आउट फॉर डिलीवरी है और डिलीवरी बॉय वगैरह का जो भी नंबर है, तो जो मंगाने वाला है ड्रग्स वो सीधा डिलीवरी बॉय को ही संपर्क करता है कि उसका पार्सल आया हुआ है, और वो इस तरह से कहते हैं कि भाई आप कोई भी नज़दीक के चिन्ह पे या नज़दीक के चौराहे पे या कोई आसपास शॉपिंग एरिया में आप आके दे दीजिए। उस टाइम वे घर पे उपलब्ध नहीं है या उनका एड्रेस बदल गया है। क्या आपके बंद पड़े घर पर बार बार कोरियर वाला डोरबेल बजाता है? क्या बंद घर के एड्रेस पर हर कुछ दिनों में कोई कोरियर डिलीवरी करने आता है? क्या हर कुछ दिन में आपके घर के बाहर खड़ा होकर कोई कोरियर रिसीव कर रहा है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर का एड्रेस पार्टी ड्रग्स डिलीवरी का अड्डा बन सकता है। हो सकता है कि डार्क वेब की दुनिया के गुनहगारों की नजर आपके घर पर पड़ चुकी है। यह भी हो सकता है कि आपकी जानकारी के बिना आपके एड्रेस पर हर कुछ दिन में ड्रग्स की डिलीवरी हो रही है। सवाल यह है कि ये ड्रग्स की सप्लाई कहां से आ रही है? डार्क वेब से ये ड्रग्स भारत में कौन मंगा रहा है? ड्रग डीलर आपके घर के एड्रेस का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? डार्क वेब पर ड्रग्स का काला कारोबार कितना बड़ा है? डार्क वेब के इस काले धंधे से आपको कितना बड़ा खतरा है? डार्क वेब पर ड्रग्स के काले कारोबार की आज होगी पूरी पड़ताल। इंटरनेशनल मार्केट की पूरी सप्लाई चेन आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तहकीकात। अगर आपके बंद पड़े घर की डोरबेल बार बार बजती है, कोरियर वाला आता है और फिर लौट जाता है, डाकिया डाक देने के लिए बार बार घंटी बजाता है, कोई जवाब नहीं मिलता है, वापस लौट जाता है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। कहीं आपके घर का इस्तेमाल पार्टी ड्रग्स की सप्लाई के लिए तो नहीं हो रहा है? हो सकता है आपको इस बात का इल्म भी ना हो और आपके पुराने एड्रेस या फैक्ट्री के एड्रेस पर लाखों करोड़ रुपए की पार्टी ड्रग्स मंगा ली गई हो। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में जैसे जैसे पार्टी ड्रग्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे ही इनकी सप्लाई के लिए भी नए नए तरीके, नए नए मोडस तलाशे जाने लगे हैं और इनकी सप्लाई का पूरा जिम्मा डार्क वेब ने अपने कंधों पर लिया है। किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है पुराने बंद पड़े घरों या फिर फैक्ट्रीज को और वहां पर ड्रग्स की डिलीवरी मंगाई जाती है आपके नाम पर अगर वो घर बंद पड़ा है, और फिर कैसे ये ड्रग्स जो है सीधे आपके घर से पार्टीज तक पहुंच जाती हैं। इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी क्या है? कैसे आपके घर का, बंद पड़े घर का या फैक्ट्री का एड्रेस इन लोगों के हाथ लगता है? ये इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये नेक्सस चेन कैसे काम करती है? आइए करते हैं इसी की तहकीकात। ये किसी बच्चे को भेजा हुआ टेडी बियर है। चीर कर देखा तो गांजा निकला। इस पैकेट में बच्चों के इस्तेमाल आने वाली चीजें हैं, लेकिन पैकेट को पूरा खोल कर देखेंगे तो बेहद नशीला बीएचओ मिलेगा। तीसरे पैकेट में बच्चों के खेलने के लिए गन है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अंदर गांजे की पुड़िया मिलेगी। दो पैकेट्स में कुछ कपड़े हैं। देखने में लग रहा है कि विदेश में रह रहे रिश्तेदारों ने भेजे होंगे, लेकिन अंदर हाइब्रिड अमेरिकन वीड मिलेगी। ये विदेशी स्पीकर है, लेकिन चार पेंच खोलते इसके अंदर छिपा सच बाहर आ जाता है। खाने के आइटम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट तक, कपड़ों से लेकर बेबी टॉयज तक, हर माल के अंदर नशे का सामान छिपा है। नशे का सामान कहां से आया है
मौत का ये सामान कौन भेज रहा है, ये कहां डिलीवर होने वाला है, इसकी तहकीकात हमने डार्क वेब से शुरू की। इंटरनेट की काली दुनिया का सच खंगाला तो नशे की पूरी मंडी सामने आ गई। टॉम एंड जेरी स्टोर पर हाई क्वालिटी की कोकीन मिलेगी, शिपिंग फ्री होगी, क्वांटिटी के हिसाब से रेट लिस्ट नीचे लिखी है। सिल्क रोड पर नशे की मंडी लगी है। अल्प्राजोलम, एमडीएमए से लेकर मिथाइलोन तक मिलेगा। बस एक क्लिक कीजिए, रेट लिस्ट आ जाएगी। एम्पायर मार्केट, व्हाइट हाउस मार्केट, द वर्सेस प्रोडक्ट, द सिल्क रोड, अल्फा बे जैसे हजारों वेबसाइट हैं जो इंटरनेट की दुनिया में नशे की बड़ी सौदागर हैं। डार्क वेब पर लगी नशे की इस मंडी से पार्टी ड्रग्स हर शहर तक पहुंच रहा है। कुछ दिन पहले ही गुजरात में इस नशे का बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया। डार्क वेब के जरिए इंटरनेशनल ड्रग माफिया कितनी चालाकी से काम करता है, ये अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा जो अभी रिसेंटली सीजर किए गए हैं ड्रग्स, उसको देखते हुए, उसके जत्थे को देखते हुए पता चलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीब 10 किलो से ज़्यादा का हाइब्रिड गांजा पकड़ा गया है। इसके अलावा एमडी ड्रग्स पकड़े गए हैं, लिक्विड गांजा पकड़ा गया है, इसके अलावा चरस भी इसमें पकड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कंसाइनमेंट है, करीब 105 से ज़्यादा पैकेट्स थे, उसके अंदर ये भेजा गया था। और आपको बता दें कि ये सब एक साथ नहीं भेजा गया था, जिस तरह से बल्क में अभी दिख रहा है आपको ये पूरा जो सीज करके माल रखा हुआ है, ये अलग अलग छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स में फूड पैकेट्स में छुपा करके और दूसरे आइटम्स के साथ छुपा करके इसको भेजा गया था। और इस तरह से कंसील करके भेजा गया था कि ये स्कैनर्स में भी ट्रेस ना हो पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंसाइनमेंट जो है ये किसी एक जगह से नहीं आया है। थाईलैंड, अमेरिका और कनाडा, अलग अलग 3 देशों से इसको शिपमेंट किया गया था इसका, और उसके बाद ये गुजरात में भेजा गया। और इससे पहले कि ये गुजरात के अलग अलग डेस्टिनेशंस पे पहुंच पाता, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ अहमदाबाद में कहीं नहीं जा रहा था, अहमदाबाद के अलावा दूसरे जो ज़िले हैं वहाँ पे भी ये जा रहा था। उससे पहले कि ये पहुंच पाता, इसको अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा दूसरी एजेंसीज के साथ मिल करके अहमदाबाद के फॉरेन पोस्ट ऑफिस पर ही सीज कर लिया गया। नशे की ये खेप कहां से आ रही है? पेडलर कौन है, डीलर कौन है, कंज्यूमर कौन है, इस कार्टेल में कौन कौन है? हम इनकी तहकीकात करने निकले तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पार्टी ड्रग्स की ये खेप कनाडा, यूके, यूएसए, नीदरलैंड, स्पेन, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों से मंगाई जा रही है। ऐसे विदेशी ड्रग्स की सबसे ज्यादा डिमांड प्रोफेशनल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच होती है। इसमें जो कॉलेज किड्स हैं और यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनमें इसका चलन ज़्यादा है। चलन ज़्यादा होने का कारण ये है कि ये डिफरेंट फ्लेवर्स में उपलब्ध है और इनका जो कंजम्पशन है वो एक एक्सपेंसिव भी है और एक कोशेंट, सोशल कोशेंट इसमें बन गया है। प्रतिस्पर्धा कुछ जगह पे देखने को मिली है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब हो कैसे रहा है? हमने इसकी तहकीकात शुरू की तो पता चला कि डार्क वेब पर पार्टी ड्रग्स का कारोबार ठीक वैसे ही होता है जैसे आप किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान खरीदते हैं और वो आपके बताए एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। आप पेमेंट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। बस फर्क इतना है कि अपराध की इस दुनिया में कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, पेमेंट पहले करना होता है। माल पकड़े जाने का रिस्क भी खुद का ही होता है। गुजरात पुलिस ने सबसे पहले नशे के इस काले कारोबार का खुलासा किया था। देश में पहली बार साल 2021 में डार्क वेब से पार्टी ड्रग्स मंगाने वाली गैंग पकड़ी गई थी। वंदित भरत भाई पटेल, पार्थ शर्मा, विपल गोस्वामी, जिल पराते को अरेस्ट किया गया था। पहली बार पुलिस के सामने डार्क वेब से तस्करी करने का चौंकाने वाला खेल सामने आया था। इस लाइन में बहुत सारे लोग तो कैरियर्स होते हैं, जो कार्टल्स होते हैं, कार्टल्स में से जो पेडलर्स होते हैं, पेडलर्स ला के सप्लाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्टल्स और पेडलर्स को पकड़ा गया। परंतु इसमें कुछ ऐसे भी केसेस का समावेश होता है जिसमें इन्होंने डार्क वेब को यूज़ करके ये नारकोटिक्स मंगाया है। जो है ये इस तरह के जो कार्टेल था कि ये लोग इतने सीजनड इस मामले में थे कि ये जो टॉर ब्राउज़र का यूज़ करके
ये अपना एक आईडी पासवर्ड बनाते हैं। उसके बाद जो ये डार्क वेब पे अपना इसको यूज़ करके अपनी डिमांड रखते हैं उसके कि इनको किस तरह का जो है ड्रग्स चाहिए। दिल्ली में भी डार्क वेब से ड्रग्स मंगाने वाली गैंग पकड़ी जा चुकी है। देहरादून में भी ड्रग तस्कर अरेस्ट किया जा चुका है। ऐसी गैंग देश के कई शहरों में ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन डार्क वेब के जरिए कैसे ये काला कारोबार चलता है, जान लीजिए। डार्क वेब पर नशे की खेप बेचने वाले कई वेबसाइट्स मौजूद हैं। इन वेबसाइट को चलाने वाले ड्रग डीलर उस देश में बैठे होते हैं जहां कुछ ड्रग्स की बिक्री लीगल होती है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो है ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, क्योंकि जो बाहर के ज़्यादातर जिन देशों से या जिन इलाकों से कोरियर भेजा जा रहा है वो ऐसे देश हैं जहाँ पे कुछ प्रकार के ड्रग्स लीगल हैं। तो उन्हीं लीगल ड्रग्स के साथ कई बार कुछ केमिकल ड्रग्स वगैरह छोटी मात्रा में भी इंडिया में भेजने का वो लोग प्रयत्न करते हैं। दूसरा चैलेंज है कि शेयर बल्क वॉल्यूम। इसमें ये देखा गया है कि किसी भी सिंगल पार्सल में बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स नहीं होता है, बल्कि कई सारे पार्सल्स में छोटी छोटी मात्रा में ये ड्रग्स रखे जाते हैं। भारत में बैठा तस्कर या यूं कहें कि ड्रग पैडलर इन वेबसाइट पर जाकर ड्रग्स की खेप ऑर्डर करता है। वेबसाइट पर मौजूद ड्रग्स के अलावा केमिकल वाले ड्रग्स भी ऑर्डर किए जाते हैं। जैसे ही ड्रग डीलर से डार्क वेब के प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट होता है, टेलीग्राम, स्नैपचैट, विक्रमी जैसे एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिटेल चैट स्टार्ट हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एड्रेस और पेमेंट के तरीके की बात होती है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इत्यादि, उसके अलावा डार्क वेब जिन पे ड्रग मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ से छोटे छोटी क्वांटिटीज़ में खूब सारे कोरियर्स बड़ी संख्या में ये बहुत ही घनिष्ठ तरीके से कंसील करके ये ड्रग्स भेजे जाते हैं और वो ड्रग्स एंड यूजर्स तक पहुँचते हैं। आम ई कॉमर्स साइट की तरह डार्क वेब पर कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता। नशे की खेप खरीदने के लिए ज्यादातर भुगतान क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। विदेश में बैठा ड्रग तस्कर भारत में बैठे कंज्यूमर को क्यूआर कोड भेजता है। क्यूआर कोड पर स्कैन करके क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट किया जाता है। जैसे ही पेमेंट रिसीव होता है, विदेश में बैठा तस्कर आपकी बताई ड्रग्स आपके एड्रेस पर भेज देता है। ये डार्क वेब से जो आजकल इलीगल ट्रेड हो रहा है, पर्टिकुलरली ड्रग्स का, एक बड़ा चैलेंज हो गया है। इसमें सिस्टम ये लोग क्या करते हैं कि डार्क वेब के थ्रू जो चैट ग्रुप्स वगैरह हैं, जैसे ड्रग्स या कुछ उनके इंटरेस्टेड ग्रुप्स में, तो उसमें वो लोग चैटिंग करके उनको पता लग जाता है कि इसमें ये ड्रग का सिस्टम है मिलने का। तो उसमें फिर वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टॉक करके, जो कि अननोन पर्सन्स हैं, वो फिर उनको पे करते हैं क्रिप्टो में। विदेश से ये नशे की खेप एयर कार्गो के जरिए मंगाई जाती है, लेकिन भारत में इसकी डिलीवरी बेहद ही सावधानी से की जाती है। नशे की खेप मंगाने वाले तस्कर कानून को चकमा देने की पूरी कोशिश करते हैं। नशे की खेप को खिलौने, गैजेट्स, कपड़े या फूड आइटम्स के अंदर छिपाकर भेजा जाता है। नशे के सामान को ब्लैक या सिल्वर फॉयल में लपेटा जाता है, जिससे कि ये स्कैनिंग में ना पकड़ा जा सके। नशे की पूरी खेप एक साथ नहीं मंगाई जाती, कई अलग अलग कोरियर के जरिए छोटे छोटे हिस्सों में मंगाई जाती है। ज्यादातर जो ड्रग्स हैं वो अलग अलग फूड आइटम्स और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर बहुत ही ध्यान से वो लोग छुपा के रखते हैं। उनका प्रयत्न ये रहता है कि स्कैनर्स को और स्निफर डॉग्स वगैरह को इवेड किया जाए। लेकिन जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जब भी इनपुट्स मिलती हैं तो उस हिसाब से कार्रवाई होती है और जिसमें हमें अच्छी सफलता भी मिली है। ये ड्रग कार्टेल इतना शातिर है कि किताब के पन्नों पर भी गांजे का लेप लगाकर सप्लाई कर देती है, जिसे भारत में बैठा ड्रग डीलर आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एजेंसीज को भी शक नहीं होता कि किताब के पन्नों पर महंगा ड्रग्स चिपका हुआ है। ये कैसे होता है, देख लीजिए। तो ये हो गया पूरा पेज ड्राई। अब ड्राई होने के बाद इसको क्या करते हैं कि जैसे डिलीवर हो गया, जिसने भी पेडलर के पास ये पहुंच गया, तो डिलीवर होने के बाद उसको क्या करते हैं कि पेज को ऐसे फाड़ के वो गर्म पानी में वो जो होता है उसमें ऐसे डाल देते हैं। अब ये जैसे डालेंगे तो पूरा जो ड्रग्स है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और जो पेज है वो उसमें से पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा
और जो पेज है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और ड्रग जो पूरा है वो पानी के नीचे अंदर बैठ जाएगा। और वो जैसे बैठेगा हम आपको वापस बता दें कि चालू कर दिया है मशीन। देखो ये जो तपेली में जो पानी था वो पूरा एब्जॉर्व कर दिया, पानी जल गया और ये जो ड्रग्स जो बचा है ये अभी ये पाउडर फॉर्म में हो गया। अब ये जो पैडलर्स होते हैं ये पाउडर को ऐसे तो इकट्ठा करके वो उसमें एक पेपर फॉर्म में ले लेते हैं। नशे की ये खेप फेडेक्स, डीटीडीसी जैसे एयर कार्गो के जरिए भारत लाई जाती है। हर पार्सल पर भेजने वाले का नाम अलग लिखा होता है। किसी पार्सल पर ग्लेन रिले स्टूडियो जे तो किसी पार्सल पर लाइफ चेंज हेल्थ केयर जैसे नाम लिखे होते हैं, जिससे कि किसी को शक न हो। पार्सल पहुंचने के बाद डिलीवरी में भी खासी सावधानी बरती जाती है। आमतौर पर ड्रग कार्टेल से जुड़े लोग नशे का सामान मंगाने के लिए किसी दूसरे शख्स के एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे घर या ऑफिस का पता दिया जाता है जो काफी दिनों से बंद पड़ा हो। ड्रग कार्टेल के लोग पैकेज की डिलीवरी को लगातार ट्रैक करते हैं। जैसे डिलीवरी मैन उस एड्रेस तक पहुंचता है, ये जाकर सामान ले लेते हैं या फिर डिलीवरी करने वाले शख्स को फोन करके दूसरे एड्रेस पर बुला लेते हैं। और माल सप्लाई जो होता है वो इस तरह से जगह पे करते हैं जैसे बंद पड़ी कोई फैक्ट्री हो, बंद पड़ा कोई मकान हो, ऐसी जगह के एड्रेस ये देते हैं जहाँ पे जब ये फॉरेन पार्सल्स आते हैं उन फॉरेन पार्सल के थ्रू, अपना पोस्ट के थ्रू वहाँ पे डिलीवरी होती है। तो वो लोग ये लोग पोस्ट सप्लाई करने वाले जो डिलीवरी करने वाले हैं उनके साथ कांटेक्ट करके ये वहाँ से उठा लेते हैं। अपने कभी घर के एड्रेस भी ये नहीं करते जिससे इनके घर वालों पे तक पुलिस पहुँच जाए।